तो मैं 1% जो कमीशन है या ब्रोकरेज है तो वो मांगने वाला था उनको। मेरे भाई बोले कुछ भी नहीं बोले, वो जो देंगे वो देने का। उन्होंने बोला मैं तुमको 5% दूंगा, चलेगा तुमको? मैं तो 2 मिनट के लिए समझा नहीं ये मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना चुप बैठा। मैं बस ज़िंदगी में सीख गया कभी चुप बैठने से ज़्यादा कुछ होता है, कुछ बात करने से भी है। और उन्होंने अपना रख दिया मेरे हाथ में 5% का चेक, और वो मेरे लिए एक यही था, मॉरल बूस्टर था। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में काम किया है, जैसे कि बहुत सारे फॉरेन कंपनीज के साथ में काम किया है। वो रियल एस्टेट एजेंट्स को किस नज़रिए से देखते हैं? उनके बैक ऑफ द माइंड या फिर उनका जब ट्रांजेक्शन के पहले वो उनके बिलीव सिस्टम क्या रहती है रियल एस्टेट एजेंट्स या उनके लिए? वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सतीश सर, ये आज हमारा एक्चुअली प्लेजर, आज आप हमारे यहाँ आए। और एक्चुअली सर ये आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, ये पॉडकास्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलने वाले हैं, हमको पता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है कि जो आप ही ने क्या उसके स्पेशलाइज है और ये इंडस्ट्री सारे सीक्रेट्स आज ओपन हो जाएंगे। थैंक्स फॉर कमिंग। सर मुझे ये पूछना है कि ये इंडस्ट्री में स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी आपका रियल एस्टेट में आना कैसा हुआ? पहले कहाँ से स्टार्ट किया था आपने और रियल एस्टेट में कैसा आना हुआ? पीसीएमसी एरिया में मैं कुछ कंस्ट्रक्शन भी करता था, क्योंकि तभी रियल एस्टेट ऐसा सेपरेट प्रोफेशन नहीं हुआ करता था, स्पेशली पिंपरी चिंचवड़ में, मैं जहाँ से आया हूँ। और वहाँ पे मैं कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन वर्क करता था, इंडस्ट्री के काम करता था। वो करते करते लोगों ने बोला मुझे कुछ ज़रूरत है, कोई किसी के प्लॉट की ज़रूरत है, किसी को घर की ज़रूरत है, या कोई बंगलो बांधने का। तभी फ्लैट्स उतने कॉमन नहीं थे, तो क्यों नहीं आप ये करते? तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई वो काम करते करते। और मैं बोला, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप उसमें कमीशन क्यों नहीं लेते? I'll tell you the name also। सुखवानी साहब ने बोला सर आप उसमें कमीशन लेना चाहिए, ये क्यों फ्री में कर रहे हैं बेटा? मैं बोला नहीं सर, उसमें थोड़ा ही कुछ होता है। तो पहला जो कमीशन था वो 20,000 का था, उसने इकट्ठा 20,000 दिया मुझे। और मैं बोला यार 1-2 घंटे के काम के लिए 20,000 मिल गया सजेशन के लिए, तो ये तो अच्छा बिजनेस दिख रहा है। तो बोला ये साइड बाय साइड कंटिन्यू करेंगे, है ना, ये आपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए करेंगे। लेकिन कब ये मेन इनकम हुआ या मेन बिजनेस हुआ, ये अपने आप ही हो गए। yes, ये कितने साल पुरानी बात होगी, यानी कब स्टार्ट हुआ था ये 1996 में, 95-96। अच्छा, सही, बहुत टाइम हुआ, लगभग अभी 25 साल के आसपास का टाइम चला गया। सही सर, फिर उसके बाद में आपने ये सब तो स्टार्ट हुआ आपका रियल एस्टेट में, स्मॉल इसमें स्टार्ट हुआ। फिर बाद में की जर्नी कहाँ से आपका आगे का ये रहा सफर, यानी क्या हुआ उसके बाद? तो मैं जब बिजनेस कर रहा था तो मुझे टाटा मोटर्स से में बुलाया गया, क्योंकि मेरे डैडी टाटा मोटर्स से रिटायर हुए, R&D हेड बोल के। तो उस टाइम पे टाटा मोटर्स की बहुत अच्छी सिस्टम थी, आई डोंट नो अभी भी है कि नहीं, कि अपने बेटे को वो कंपनी में दे देते थे, कोई भी एक रिलेटिव को वो कंपनी में लगा देते। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो गया, और उन्होंने ज्वाइनिंग का लेटर भी दिया मुझे, जो बहुत बड़ी चीज़ थी टाटा मोटर्स में ज्वाइनिंग का लेटर। लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे और कुछ करना है। फिर मुझे शाहपुर जी पालोन जी बोल के कंपनी है, वहाँ पे डैडी ने बोला कि नहीं, फिर वहाँ पे ज्वाइन कर, बिकॉज शाहपुर जी पालोन जी उनके कॉन्ट्रैक्टर थे, और उनको रियल एस्टेट में आने की इच्छा थी उस टाइम पे। तो फिर वो उनके साथ कुछ साल के लिए जुड़ गए मैं, शाहपुर जी पालोन जी एंड कंपनी। ओके, फिर शाहपुर जी के बाद में आगे और भी बहुत सारे कंपनीज में आपने सर्व किया है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो एक्चुअली थोड़ा सा और बताइए सर। मैं शाहपुर जी पालोन जी में एक्चुअली मेरा जो जॉब था, इट वाज नॉट रियल एस्टेट, को तभी रियल एस्टेट उनकी चालू होनी थी, हुआ नहीं था फुल फ्लेजेड, बट दे वर इनटू कॉन्ट्रैक्टिंग। और मेरा बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग का रहने की वजह से मैं डुअल रोल कर रहा था बहुत। और ये जो उनके पास एक लैंड थी जिसके लिए क्लाइंट भी आया था IBM, और उस टाइम एक चैलेंज था कि IBM को जगह चाहिए थी विदिन 6 महीने में। और मैं बोला ये चैलेंज लेता हूँ, तभी मेरी उम्र भी अलग थी, तो मैं बोला आई टेक द चैलेंज, और वो चैलेंज ख़त्म भी किया मैं और साइरत मिस्त्री जी, जो 6 महीने में विद फर्निशिंग सैंक्शन से लेके कंप्लीट तक वी कंप्लीटेड इन 6 मंथ, नॉट 1 डे एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग फर्निशिंग। और वो भी बड़ी जगह थी, 1.5-2 लाख फुट की। तो वहाँ पे सब हमने प्रीकास्ट बनाया, बिकॉज हैदराबाद से, और वो कब आएगा कब नहीं ये सब प्लान हो चुका था। और तभी वो इट बिकेम अ रियल एस्टेट कम कॉन्ट्रैक्ट फीट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री।
And then I thought, okay, now I've got the confidence. And we went on. So it was not stand alone. ये जब फुरसुंगी में ये प्रोजेक्ट बनाने का था, जो 3 किलोमीटर का रोड एकदम छोटा था, नैरो था, तो हमने उस टाइम पे हम अप्रोच किए थ्रू भोसले मैडम, जो उधर के आई थिंक शी वाज द मेयर दैट टाइम, वो उस टाइम पे मेयर थे पूना के, तो उन्होंने हमको हेल्प भी किया उसमें कि हमको रोड बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे, तो रोड हम चौड़ा कर सके, रोड चौड़ा कर सके, तो इमीडिएटली नहीं IBM आई, बट उसके बाद वोल्टास आई टाटा की 2-3 ग्रुप कंपनीज आई, और वो जो फुरसुंगी में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था 20 साल पहले कि कोई IT पार्क वहाँ बनेगा, वहाँ पे बन गया. तो ये आई वुड से थैंक्स टू द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, सबकी जो हेल्प थी और सबका जो नज़रिया था हमारी तरफ देखने का, शाहपुरी जी पालो जी, तो उसकी वजह से एक बहुत पॉजिटिव ये आ गया, तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट और बढ़ गया, और शाहपुरी जी पालो जी का भी रियल एस्टेट में बढ़ गया. सही है सर. उसके बाद में आपने एक्चुअली मगरपट्टा में भी बहुत बड़ा टाइम निकाला है, और बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व थे मगरपट्टा के इनिशियल डेज में. मगरपट्टा जब चालू हुआ था, इट वॉज वो चैलेंज था, क्योंकि 450 एकड़ का जब फार्मर्स एक साथ आके, इट वॉज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ सपोज टू बी ऑल द फार्मर्स, एंड सतीश मगर साहब ने उसमें बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत मेहनत की, और उन्होंने, उनकी टीम ने भी, उन्होंने और अपनी टीम पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखा, और अपनी टीम की ग्रोथ भी उन्होंने आज तक भी है, तो उन्होंने बहुत सारी टीम की ग्रोथ भी की उस टाइम से आज तक, और उसकी वजह से उन्होंने जो किसी को भी लगा नहीं था मुमकिन हो जाएगा, वो मुमकिन भी किया, और उसके ऊपर सेकेंड टाउनशिप भी किया जिसको नांदेड़ सिटी नाम है. तो उस टाइम इतना चैलेंज था कि सब लोग बोल रहे थे अरे आप तो फेल ही होंगे, लेकिन वैसे नहीं हुआ. इट वॉज रिवर्स ऑफ वॉट एवरीबडी एल्स थॉट, एंड इट बिकेम द मोस्ट ग्रैंड सक्सेस इन द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड इन द वर्ल्ड. IT पार्क जो आ गया, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल गया, लोगों को जो फार्मर्स है उनकी लाइफ भी एलिवेट हो गई, और सबका ही सब ने उसमें से गेन कर दिया, और सबका उसमें नज़रिया भी बदल गया कि ये कोऑपरेटिव हो सकता है और ये रियलिटी हो सकता है. और नई उसमें क्वालिटी भी अच्छी थी, और उन्होंने जो भी टेक्निक्स यूज़ किए उसमें, मैकेंजी जैसे बड़े प्लेयर्स के, उनके बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था वहाँ पे, कि उन्होंने उनसे भी राय ली, और शायद बिग 4 से भी ली रहेंगे. तो उन्होंने एकदम जो भी सिस्टम थे, जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स के हिसाब से टाउनशिप का और रियल एस्टेट का एक शुरुआत कर दी, और बाकी के लोगों को उसको फॉलो करने के लिए ईजी हो गए. क्या बात है. आपका मेन वहाँ पे रोल क्या था सर उसमें? मैं उसमें सेल्स में था. आई वॉज इन सेल्स एंड मार्केटिंग. तो उसमें यही लोगों को कन्विंस करना था कि ये टाउनशिप होगी, ये डिलीवर होगी, और उसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, और जो हम कर पाए. मेरी टीम भी बहुत अच्छी थी, वी हैड अ वेरी गुड टीम, एंड द टीम वाज वर्किंग सीमलेसली. देयर वाज नो हायरार्की एज सच इन द टीम. पीपल वर्कड, एवरीबॉडी वर्कड इन द सेम वे. सो वो कोई गैप ही नहीं था टीम में. उसके बाद का फिर दूसरा, उसके बाद क्या हुआ आगे? यानी फिर मैं US चला गया कुछ साल के लिए, जो मैंने थोड़ा सा गलती की है, मैं बोलता हूँ, बिकॉज मैं इंडिया का इतना अच्छा मार्केट छोड़ के US जाना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, गया US में एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी थी, जिसकी गुजरात में भी प्रोजेक्ट था, जो जिनका मुझे परिचय यहाँ पे हुआ था. उन्होंने बोला कि आप US में क्यों नहीं, आप हमारे दोनों भी प्रोजेक्ट्स का ये करो. गुजरात में IT पार्क था विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गांधीनगर, और सेकेंड वॉज दे ऑल्सो हैड अनदर प्रोजेक्ट इन, उनके एक दूसरा प्रोजेक्ट था जो HNIs के लिए था, अमेरिकन HNIs के लिए, जो अल्ट्रा रिच ऑफ USA. दे इन अमेरिका में रिच ये वर्ड ही नहीं यूज़ करते, वो सक्सेसफुल बोलते हैं. एक्चुअली ये शब्द का प्रयोग हमने भी करना चाहिए. किसी को रिच नहीं बोलना चाहिए, उसको सक्सेसफुल बोलना चाहिए, वंस ही गेट्स द रिक्वायर्ड थिंग इन लाइफ. सो मुझे लगता है कि जो वहाँ पे सबसे बड़े, सबसे महंगे वाले बेचने के लिए फ्लैट्स, वो मेरे अलग ही माहौल था, कि जहाँ पे मुझे कभी ज़िंदगी में मालूम ही नहीं था कि पेंट हाउस में और उसके 2 फ्लोर नीचे के कोई फ्लैट में इतना फ़र्क हो सकता है कि 8 गुना का 8 टाइम्स 8 गुना फ़र्क हो सकता है. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि पेंट हाउस बेचने के लिए लोग ऑक्शन में, अमेरिका में, फ्लोरिडा में पेंट हाउस बेचने के लिए लंदन में उसका ऑक्शन करेंगे, मुझे मालूम ही नहीं था. और उस ऑक्शन में बोली लगती थी, ये भी मुझे मालूम नहीं था. वहाँ से सीख के आया मैं कि ये, और वो एक्चुअली उसमें लाइव अलग ही एक्सपीरियंस था. वो आज तक
आज भी दिल्ली में कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे होता है, बट ये लेवल में कभी हमने देखा नहीं और अभी तक शायद नहीं। वो अब हम इवॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे और जा रहे हैं उस तरफ अभी हम। कुछ नई बातें तो सीखनी मिली आपको। ये बहुत ही नई बात, वही नई बात। फिर उसके बाद में आप इंडिया में आने के बाद में आपने फिर कोलते ज्वाइन किया। कोलते पाटिल डेवलपर्स यस। आई वाज मैं अपने कोलते पाटिल डेवलपर्स में राजेश पाटिल जी और मिस्टर मिलिंद कोलते जी उनके अंडर काम किया और उन्होंने पूरा आज भी, तभी भी और आज भी, अभी उसको 18-19 साल से मैं उनके साथ हूँ, तो आज भी वो अपने टीम को पूरा लिबर्टी देते हैं और एम्पावर करते हैं। मतलब पूरे टीम को वो अपनी क्षमता के हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन लेने की पावर दे रखते हैं। तो दे आर उनको एम्पावरमेंट ऑफ द डिसीजन है डायरेक्टली। तो वही बहुत अच्छा है उनको। वो कभी वो छोटी चीज़ों में दिखते ही नहीं, तो चाहे उसमें उनको नफ़ा हो या ना हो, नफ़ा हो नुकसान वो देखते नहीं, बट दे विल एम्पावर द टीम फॉर दैट रोल। दे विल नॉट गेट इनटू दैट, दे विल नॉट इंटरफेयर इनटू दैट। टीम बिल्डिंग क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। टीम को अपने अपने एम्पावरमेंट देते हैं। सही है सर। फिर रियल एस्टेट का आपने खुद का वर्टिकल कब स्टार्ट किया? यानी जब लास्ट कब आपने सोचा कि अभी आप इंडिविजुअली आपको रियल एस्टेट चालू करना चाहिए? 8 साल पहले मैंने चालू किया। ओके। कि मैं बोला कि अभी हम अपना कुछ चालू करेंगे। तो तभी कोलते पाटिल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, बिकॉज मेरा उनका बहुत क्लोज था। मैं बोला देखो आपका तो काम कर रहा हूँ ना मैं, सैलरी की जगह मैं आपको कंसल्टेंसी पे काम करूँगा, मैं आपको ब्रोकरेज लूँगा। आप उसको कंसल्टेंसी बोलो, मुझे ब्रोकरेज नहीं चाहिए। मैं बोलो कंसल्टेंसी बोलो, ब्रोकरेज बोलो, आपको जो अच्छा लगता है वो टर्म यूज, सैलरी छोड़ के और कोई भी टर्म उसको दो, मैं आपसे पैसा लूँगा। आप मुझे जो भी चाहिए मुझे फैसिलिटी दो और मैं आपके लिए काम करूँगा, बट वो रिलेशन वही रहेगा। सो दैट लेकिन मुझे पहले तकलीफ भी हुआ, बिकॉज मैं जो डेवलपर के पास जाता हूँ मैं इतना उनसे नज़दीक था, उतना नज़दीक था ना, लोग बोल रहे ये कोलते पाटिल छोड़ ही कैसे सकता है, ये क्या कोलते पाटिल का तो ब्रांडेड आदमी नहीं ना, ऐसा। तो बड़े बड़े बिल्डर्स में वो, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि मैं उनकी तरफ ये हूँ, तो उनको मालूम पड़ा कि नहीं, ये इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है, इंडिपेंडेंट ब्रोकर है, ये सबके लिए सेम है, कोई किसी के लिए आगे पीछे ऐसा नहीं है। तो सर अभी आपका जो मेन फोर्टे है वो क्या है? यानी किस चीज में आप ज्यादातर आप काम कर रहे हैं? यानी 8 साल से आपने जब स्टार्ट किया तो मेनली किस चीज में केटर किया? अभी मेरा जो मैंने कुछ शोरूम शुरू में बेचे, बिकॉज शुरू में कैसे कि अपने को कुछ आमदनी तो लगती है, सो दैट टू रन आवर हाउस। अपनी जब तनख्वाह बंद हो जाती है तो हमको कोई ना कोई आमदनी लगती है, कोई ब्रोकरेज बोल के बोलो या उसको कोई कंसल्टेंसी फी बोलो, बट पैसा तो लगता है अपने को। तो मैं कुछ शोरूम बेचे जिसको मुझे ब्रोकरेज आ गया है, और कुछ कुछ जगह पे तो फिर छोटे प्लॉट से चालू किया। मुझे याद है मेरा जो कोलते पाटिल में जो मेरा एक क्लाइंट था, तो उसको कुछ एक ज़मीन लेनी थी, एग्रीकल्चर टाइप की ज़मीन। तो मैं बोला मेरे पास तो नहीं है, मैं ढूंढो। बोला ढूंढो मत। मैं बोला फिर क्या करूँ? बोला ये मालिक है, इसके पास ये ज़मीन है। मैं बोला ठीक है, मैं उसे डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ ताकि मैं काम चलूँ। नहीं डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट मेरे पास ही है। मैं बोला फिर मेरा काम ही क्या रहेगा? बोला नहीं तो डील करने का है। बोला मतलब क्या करने का है? उसे पहचान करूँ? नहीं वो तो मुझे पहचानता है पार्टी में। हाँ लेकिन पार्टी में मिला है ना, तो थोड़ी पहचान हो गई। अभी आप एक फॉर्मल मेथड से जहाँ पे आप बायर सेलर वो हिसाब से हम दोनों को मिलाओ और आप मुझे डील करके दो। ओके। तो ये जब डील मैंने किया तो मुझे लगा अभी ये क्लाइंट भी इसका है, डॉक्यूमेंट भी इसने दिया है, आइडिया भी इसने दिया, अभी मुझे ब्रोकरेज देगा कि नहीं देगा। बट मैं बोला ठीक है अपन काम करके तो देखेंगे। और जब पूरा डील हो गया रजिस्ट्रेशन, उसने मुझे पूरा हेल्प भी किया। डील भी वो मेजर वही करता था, मेरा कुछ कुछ ही काम बचता था, लेकिन वो कुछ काम बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुझे उसने बताया। मैं बोला यार तुम सब कुछ कर रहे तो मैं क्यों वो डील में? बोला नहीं तुम काम भले छोटा कर रहे हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। मैं अभी तक समझा नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, कभी तो भी सोच के सब सोच लूँगा इस बारे में। बट तो जैसे वो डील खत्म हुआ मैंने उनके पास चला गया। मैं बोला कि आप हमको क्या ब्रोकरेज देने का? मैं बोला 1% तो ब्रोकरेज चाहिए ही चाहिए, ऐसा मैं बोलूँगा। तो तभी मेरी वाइफ अभी भी मेरे साथ है बिजनेस में, वो फाइनेंस और वो देखती है। तो बोली मैं फाइनेंस देखती हूँ ना, तुम उनसे मांगो मत पैसा। तो मैं डील के बारे में उसको नहीं बात करने देता हूँ, लेकिन फाइनेंस के बारे में मुझे बात करने को अलाउड नहीं, वही बात करी थी। तो बोली कुछ भी नहीं बोलने का, वो देंगे। तो मैं 1% जो कमीशन है या ब्रोकरेज है तो वो मांगने वाला था उनको। मेरी भाई बोले कुछ भी नहीं बोलने, वो जो देंगे वो देने का। उन्होंने बोला मैं तुमको 5% दूंगा, चलेगा तुमको?
मैं तो 2 मिनट के लिए समझा ही नहीं, ये मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना चुप बैठा मैं बस। वो ज़िंदगी में सीख गया, कभी चुप बैठने से ज़्यादा कुछ होता है, कुछ बात करने से भी। और उन्होंने अपना रख दिया मेरे हाथ में 5% का चेक। क्या बात और है। वो मेरे लिए एक यही था, मॉरल बूस्टर था। नहीं तो शायद मैं, क्या होता है कंपनी में इतने सारे अपने सहूलतें मिलती है, गाड़ी मिलती है, ड्राइवर्स मिलते हैं, अपने को सब कुछ कंपनी का ये करता है, कंपनी Facilities का मिलती इंश्योरेंस है। होता है, सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं और अपने को आदत लग जाती है। और शनिवार रविवार को शनिवार को इतवार को कोई काम नहीं, आराम करो। शुक्रवार को 6 बजे का फ़ोन बजना बंद हो जाता है, सोमवार को 11 बजे तक। तो वो लाइफ एक अलग थी। तो हमने बोला कि ये नहीं होता तो शायद मैं वापस सोचता था, अरे यहाँ पे और कोई कंपनी ज्वाइन करो 1 साल के बाद, चलो अभी। लेकिन वो एक मुझे बहुत बड़ा बूस्टर उन्होंने दिया। क्या बात है सर। आपने बहुत सारे फंड्स के साथ में काम किया है, अब्रॉड में से बहुत सारे फंड्स को आपने इंडिया में लाया है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ कि एक्चुअली चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एडवाइजर भी ये सारे काम कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा नॉलेज भी मिल सकता है उनको कि फ्यूचर में जाके वो कुछ बड़ा ट्रांजेक्शन कर पाए। तो थोड़ा सा आपकी अगर इसमें देखो क्या होता है, कोई भी जब डेवलपर डेवलप करता है, ब्रोकर्स को उतनी ज़रूरत नहीं होती। चैनल पार्टनर एक्चुअली दे आर कॉल्ड चैनल पार्टनर नाउ। सो चैनल पार्टनर को होती बिकॉज उनको अपनी ऑफिस, अपना सेटअप, अपनी गाड़ी, अपना जो घर, वो चलाने के लिए जो पैसे वही मैनेज कर रहे हैं, उनको कुछ बांधना नहीं है कुछ। बट जो भी रियल एस्टेट के डेवलपर्स है, बिल्डर्स है, उनको लैंड खरीदने से लेके सैंक्शन करने के लिए से लेके एक लेवल तक कंस्ट्रक्शन लाना पड़ता है, बाद में वो मेजर बेच सकते हैं। तो पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है। अभी पैसे लाने के लिए नेशनलाइज बैंक्स लोन अगेंस्ट लैंड देते ही नहीं, बट आपको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, CF जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है वो देते हैं। बट उसका लिमिटेशन क्या आ जाता है, मॉरेटोरियम ज़्यादा नहीं मिलता है, 6 महीने का मिलेगा, साल का मिलेगा। लेकिन काफ़ी बार आपकी जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन बोला तो जब से आप काम चालू करते हो और जब से आपकी आमदनी आने को चालू होती है, कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं। तो 6 महीने के बाद बैंक तो आपके सर पे बैठेगी, मुझे मेरा ब्याज चाहिए, और 6 महीने के बाद बोलेगी मुझे ब्याज और मेरा इंस्टॉलमेंट दोनों भी चाहिए, सर इंस्टॉलमेंट दोनों भी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे फंड्स काम में आते हैं, क्योंकि फंड्स को ज़्यादा रुकने की उनकी पोजीशन होती है। और वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि मैं 2 साल 3 साल तक। और फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, वो हमारे प्रॉफिट और लॉस में हमारे पार्टनर होते हैं। ओके। ये बैंक आपके प्रॉफिट लॉस में पार्टनर नहीं है। बैंक सिर्फ आपसे इंटरेस्ट लेंगे, सिर्फ आपसे आपका उनका कैपिटल और आपसे आपका इंटरेस्ट लेंगे, बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं। और वो भी ऑन टाइम चाहिए, नहीं टाइम तो वो NPA में वो कंपनी को डालेगी, वो कंपनी को बाद में कोई लोन भी नहीं देगा और उसका नाम भी खराब हो जाएगा, उसका रेटिंग भी खराब हो जाएगा इन एवरी वे। और वो बाद में न्यूज़पेपर्स में भी आता है ये कंपनी डिफॉल्ट हो गई है। वो तो बेस्ट इज दैट टेक देयर आर। और ये भी तुमको जरूर नहीं कि तुमको FDI में जाना है, जो बहुत बड़े अमाउंट्स के लिए आपने को अप्लाई करना पड़ेगा। इंडियन इन्वेस्टर्स भी है, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रस्ट। ओके। और ट्रस्ट के लिए आपको, जब इन्वेस्टर आपके पास आता है ना, आप किस तरह से कोई भी चीज़ में आपके किस तरह से ट्रस्ट हर चीज़ में रखते हैं। आपके ड्राइवर ने भी सीट बेल्ट नहीं पहना ना, तो नेक्स्ट टाइम से वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेगा कि ये तो अनट्रस्टेड लोग हैं। ओके। हाँ, तो हर चीज़ में आप कभी रॉन्ग साइड से भी भले 200 मीटर 100 मीटर जाएगा, ये आदमी जब रोड पे 100 मीटर रॉन्ग से जा सकता है, ये लाइफ में भी रॉन्ग साइड से जाएगा, ऐसे भी बोल। तो आपको मालूम नहीं वो कब कैसे आपकी गिनती करेगा। तो ट्रस्ट बहुत है आगे। ये बात में फॉरेन फंड्स के लिए भी एप्लीकेबल है और फॉरेन क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेबल, लेकिन वो इंडियन फंड्स के लिए भी और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि मतलब ये हमारे में इनबिल्ट चाहिए कि वी आर वेरी ट्रस्टेड पीपल। और वो अपना पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट किस तरह से तुम्हारे लोगों के साथ ही है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट ये देते हैं। सही सर। ये जो डेवलपर्स हैं आज, उनको अगर आपसे जुड़ना है PE फंड्स के लिए वगैरह, तो क्या एग्जैक्टली आपका रोल रहता है कि अगर डेवलपर को कोई PE फंड को अट्रैक्ट करना है, तो वो डायरेक्टली तो आज उसके पास सोर्स नहीं, रिसोर्स नहीं है, तो वो केस में एज अ चैनल पार्टनर, एज अ मीडिएटर, आप क्या एग्जैक्टली काम करते हैं? मेरा एक आपको बोलता हूँ, मेरा है ना, अभी आपने देखा कि मैं प्रॉप का फाउंडर भी था और एक्टिव फाउंडर था वो 4 साल के लिए। वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट अगेन
सबका गोल तो एक ही है, रियल एस्टेट को बढ़ावा देना और रियल एस्टेट को पुणे में बढ़ावा देना, और वो गोल की तरफ जा रहे हैं। आज आप भी प्रॉप के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम भी प्रॉप के मेंबर हैं, तो हमने देखा कि आज आप एक छोटी सी भी मर्सिडीज की भी गिनती करते हैं तो हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे जो सीपी ब्रोकर्स हैं, आज 30-35 के ऊपर लोगों के पास तो मर्सिडीज BMW है। रीज़न इज दैट हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा वी आर मेंटेनिंग ऑल्सो। और अगर आप देखते हैं कि कितने लोग या तो इनकम टैक्स में या GST में है, कोई है ही नहीं, बिकॉज हम ज़्यादा कॉशियस है क्योंकि हमारा नाम ऑलरेडी एक अलग लिस्ट में है, तो हम जबकि नहीं चाहिए। बट फैक्ट है कि जैसे ही आप बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस, कोई बैंकर के पास जाओ, इनकम टैक्स के पास जाओ, जी ब्रोकर है, अरे देखो ये जितने ठीक भरा है कि नहीं है वो, तो वो अभी रवैया चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वी आर द मोस्ट cleanest persons in this line because we are organized and we don't get even afraid of government, we can challenge it, but among classes what will my peer pressure जो बोलते हैं, peer pressure कि अरे कलीग का प्रेशर, हम 70-80 चैनल पार्टनर थे और ये चैनल पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचा अगर मैं कुछ गलत कहीं भी आ जाता हूँ तो उसकी वजह से हम हार्डली कोई अपने इसमें से गलत जगह पे जाते। तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस, तो मैं अगर कोई बिल्डर को कॉन्टैक्ट करना है तो मैं जनरली मेरे कोई एक चैनल पार्टनर होता है, वो मुझे बिल्डर ला के देता है, और कोई एक चैनल पार्टनर है जो मुझे इन्वेस्टर देता है, या इन्वेस्टर मेरे खुद के होते हैं। तो मैं डायरेक्ट बिल्डर्स को अवॉइड करता हूँ अप्रोच करने को। आई हैव समबडी इन बिटवीन हु इज ऑलवेज दिस थिंग, जो मुझे उनको ला के देता है या उनके साथ मुझे मेरा मीटिंग करा के देता है। ओके, तो फिर अगर कोई डेवलपर आपको अप्रोच करता है तो उसके बाद में जो PE फंड को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो आप एंड टू एंड करवाते हैं? कंप्लीट एंड टू एंड टिल ही गेट्स डिसबर्समेंट, और उसके बाद भी टिल द फंड एग्जिट्स। तो ये PE फंड्स जो है, जब तक फंड वापस उसके एग्जिट नहीं हो जाता। हाँ, तो ये PE फंड्स में क्या बेसिकली PE फंड्स देखते हैं कि डेवलपर के पास क्या होना चाहिए तब जाके वो अट्रैक्ट होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फंड में है इज उनको ड्यू डिलीजेंस बहुत थरा लगता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, और उनको जो पेपर वर्क है उनका या उनका जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको परफेक्ट इन द प्लेस चाहिए। तो आपके जो भी फाइनेंशियल वेंडर्स हो या बैंकर्स हो या आप खुद आपकी टीम हो, दे हैव टू बी इक्विप्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे चाहिए जो जिनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मालूम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मालूम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है डॉलर भी बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो काफ़ी बार हम बोलेंगे अरे हमने तो आपको 20% पैसा कमा के दिया, लेकिन ऑलरेडी डॉलर 20% है, तो उसने बेचारे ने कुछ कमाई ही नहीं, 0 पैसा कमाए। तो हमको हर चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि बिकॉज आखिरी में वो जब रिपैट्रिएट करेगा पैसा, वो अपना पैसा वापस लेके जाएगा तो डॉलर टर्म में लेके जाएगा। तो अगर उसका 20% से डॉलर बढ़ ही गया तो आपने उसको कुछ अप्रिसिएशन दिया ही नहीं। तो हमको ये देखना है कि उनको किस तरह से टाइम बाउंड और गारंटीड हिसाब से करना चाहिए। तो आइडियली जब हम उनको अप्रोच करते हैं, हमारी पूरी तैयारी चाहिए हर तरह से, हर प्रोजेक्ट की हर तरह से हमने स्टडी होनी चाहिए, ताकि अपना जो फंड फ्लो हो वो पॉजिटिव हो हर बार। ओके, तो आज मार्केट में उतने PE फंड्स अवेलेबल है कि वो हर किसी प्रोजेक्ट को अगर ड्यू डिलीजेंस अच्छे से करे तो उनको वो फंड दे सकते हैं? एक्चुअली ज़्यादा फंड्स हैं Okay. और लेने वाले कम हैं। अच्छा, बट लेने वाले के लिए उनके क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग है। Okay. तो वो क्राइटेरिया में काफ़ी लोग या तो जाना नहीं चाहते या जा नहीं पाते। दो चीज़ें। तो ये केस में आप ये बोल सकते हैं कि बैंक से बेटर है फंड से पैसा लेना? या फंड से, बिकॉज लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड है, और आप NPA नहीं होते कभी भी, बिकॉज आपको फंड 3 साल से 5 साल के बीच में भी टाइम देता है। 6 महीने 1 महीने साल के बाद बैंक आपके अपना फंड आपके पीछे नहीं लगेगा कि आप हमारा इंटरेस्ट दो या आप हमारा ये दो। बट उनको दिखना चाहिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट ऑन टाइम है और आपकी भी इमेज उस प्रोजेक्ट में अच्छी चल रही है। ओके,
सर आज आप इतने सालों से रियल एस्टेट से जुड़े हुए, आज जो बेसिक चैलेंज आप देख रहे हैं रियल एस्टेट में, आपने बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल किए, आप इतने जगह पे ट्रैवल करके वहाँ पे रह चुके हैं, तो वहाँ के जो रियल एस्टेट के स्टैंडर्ड्स है एज अ रियल्टर जो वहाँ पे काम करते हैं और आज जो यहाँ पे काम चल रहा है, तो ये जो चैलेंजेस है रियल एस्टेट के, तो इसको आप किस किस नज़रिए से देख रहे हैं और इसको कैसे एक्चुअली इसमें से बाहर आ सकते हैं लोग? क्या करना पड़ेगा रियल्टर्स को एज अ इंडस्ट्री को बेटर बनाने के लिए, और क्या करना चाहिए? सी ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, और अपना प्रोडक्ट समझना और अपने क्लाइंट को समझना। तो अभी क्या कोई फॉर्मल क्लासेस, फॉर्मल कॉलेजेस नहीं हुए, जबकि जब इतने रियल्टर्स कोई सिटी में हो तो कोई कोर्सेज एक्चुअली होने चाहिए जहाँ पे NAR काफ़ी इवेंट्स करता है। इवेंट्स अलग होता है, और एक फॉर्मल कोर्सेज, फॉर्मल डिप्लोमाज, फॉर्मल डिग्री बहुत ज़रूरी है। ये जो कदम है, ये ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से उन्होंने एक बार लॉ कॉलेज, मुंबई लॉ कॉलेज जो है, उन्होंने रियल एस्टेट के लिए कोर्स चालू किया था, और वो अभी भी शायद है, लेकिन उतना वो पॉपुलर है या नहीं, मैंने भी वो कर दिया है, डिप्लोमा इन रियल एस्टेट, ताकि आप हमको लीगलिटीज भी समझे रियल एस्टेट के। ओके। हाँ, तो मुझे लगता है ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, मार्केटिंग, सेल्स, और फॉर्मल ट्रेनिंग ज़रूरी है, और फॉर्मल डिप्लोमा, फॉर्मल डिग्री भी ज़रूरी है रियल एस्टेट सेल्स मार्केटिंग के लिए, चैनल पार्टनर्स के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि घर क्या होता है, फ्लैट्स क्या होते हैं, ये स्कूल करिकुलम से अगर कर सकते तो उससे अच्छा कुछ और चीज़ नहीं होती है, कि हमारा जो घर है कैसे होना चाहिए, हमारी सोसाइटी कैसे होनी चाहिए। ये तो मैं तो बोलता हूँ कि बेसिक स्कूलिंग के वक्त ही कहीं ना कहीं 1 या 2 चैप्टर्स भी रखेंगे तो धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, और हम हर एक व्यक्ति अपने अपने घर लेके सुखी भी रहेगा उसमें, और जो घर में डीलिंग भी करते हैं वो भी एक अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टू द सोसाइटी, टू द कंट्री एंड सोसाइटी, एवरीबॉडी टू। सर कोई ऐसा आप आपका अभी तक के करियर में कोई सेटबैक या फिर कोई ऐसा इंसिडेंस जो कि एक्चुअली आपको बहुत कुछ सीखा गया, कि जहाँ पे ऐसे इंसिडेंस हुआ कि जहाँ पे आपको बहुत एक ठीक है, हर चीज़ पैसे से नहीं गिनी जाती, पर कोई सीख बहुत अच्छी मिली वो सेटबैक की वजह से, ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद है? मेरा एक चाइनीज़ कंपनी के साथ बहुत बड़ा डील चल रहा था। आज चाइनीज़ बोला तो लोग बोलेंगे क्या है चाइनीज़, लेकिन उस टाइम पे इंडिया चाइना के रिलेशन ख़राब नहीं थे, बिल्कुल बहुत अच्छे थे, और ये डील चालू हो गया, लेकिन सडनली बॉर्डर पे अपना हमारे इंडिया और चाइना का कुछ क्लैशेज की तरफ, ये तो पूरा किया हुआ डील ज़ीरो हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आए थे ऊपर से कि पीपल इन्वेस्टमेंट विद चाइनीज़ कंपनीज इन इंडिया विल नॉट बी अलाउड। तो सारा किया कराया ज़ीरो हो गया क्योंकि तभी तो हमने पूरा अप्रिशिएट भी किया था जिस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही, ये हो रही, बट नेशनल, मुझे उसमें बुरा क्यों नहीं लग रहा है, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी आगे कोई चीज़ नहीं। फर्स्ट थिंग इज नेशनल सिक्योरिटी, एवरीथिंग एल्स अपना पर्सनल गेन, करियर गेन, एवरीथिंग, सब चीज़ें बाद में आ जाती, पहले अपना देश, नेशन इम्पोर्टेंट, नेशन सही। बट ये हमको प्रेडिक्ट नहीं हुआ था, नहीं तो उसमें एफर्ट्स उतने निकलता था और कुछ नहीं। सही। सर मुझे ये जानना एक्चुअली कि अभी करंट सिचुएशन आपने देखी है, आप पिछले 20-25 साल से रियल एस्टेट से जुड़े, सर आने वाले 5 से 10 साल में क्या नया रिवोल्यूशन आ सकता है आपके, यानी जो आपने देखा है आज तक, जो बाहर भी चल रहा है, पर आने वाले दिनों में क्या और नया आ सकता है, और क्या किस चीज़ के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा? अभी एक चीज़ तो हम रोज़ देखते हैं, इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स के ऊपर भी लोग लिखते हैं कि AI कुछ भी कर सकता है लेकिन ये बिल्डिंग नहीं बना सकते, ऐसा मैंने कोई देखा था। तो लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी जगह ले लेगी, लेकिन हमको उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी ऐप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज फ्री भी है और नॉलेज भी फ्री है। सिर्फ हमको एक्सपर्ट डोमेन में, जो भी एक्सपर्ट है AI में, उनके साथ मिलके, उनका जैसे आप मेरा पॉडकास्ट है, उनका कोई पॉडकास्ट लेके, और उनके साथ कोई ट्रेनिंग भी रख सकते हैं हम, जो आपने ऑलरेडी NAR के लिए 1-2 बार किया था। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नेम जैसे सजेस्ट करता है, ये हर 3 मंथ में इसमें नए कोई शोध आएंगे, नए डेवलपमेंट आएंगे, और हमको अपना नॉलेज अपग्रेड करना पड़ेगा।
तो वो एक है जो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जिसका यूज़ हमको करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा है कि हमको उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वक्त का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें जो भी राइट स्टडी किया हुआ है उसमें से किसी को फॉलो करेंगे जो रियल एस्टेट से लिंक्ड है, बिकॉज अपना तो लाइन सिर्फ रियल एस्टेट और रियल एस्टेट सेल से लिंक्ड है, तो वहाँ से हम कुछ ये करें और एक आध इवेंट रखे या एक आध नॉलेज सेशन रखे या फॉर्मल ट्रेनिंग रखे या फॉर्मल सर्टिफिकेशन रखे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ बेस्ट। एंड सेल्स मार्केटिंग डिजिटल में तो वो तो पहले से ही है, लेकिन ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। सर फ्यूचर में जो डेटा सेंटर्स का काम चल रहा है उसके बारे में कुछ थोड़ी क्लियरिटी दे सकते हैं आपकी, क्या होगा डेटा सेंटर्स? जब इंडिया में अभी बहुत जगह पे सुन रहा हूँ मैं कि वो रियल एस्टेट के साथ में टाई अप करके आ रहे हैं फ्यूचर में आगे। जो डेटा सेंटर्स है उनकी तादाद बहुत गुना बढ़ रही है। मैं परसेंटेज की भी बात नहीं करता हूँ, बहुत गुना। उसका कारण है कि डेटा बहुत सारा बढ़ रहा है। अभी हम भी अपने मोबाइल में देखते हैं कि कब डेटा फुल हो जाए, ईमेल्स में देखते हैं, तो आजकल हर एक चीज़ डेटा मैनेज हो गया है। तो डेटा सेंटर्स की और ज़रूरत पड़ेगी। और डेटा जब डेटा सेंटर्स आते हैं तो ये ज़रूर नहीं कि इंडिया से डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट है। ऑस्ट्रेलियन कंपनी भी डेटा सेफ्टी के लिए वो और एक कॉन्टिनेंट में डेटा रखती है, तो डेटा सेंटर्स का रिक्वायरमेंट वहाँ से आ सकता है, यूरोप से आ सकता है, यूएस से आ सकता है। और अभी भी डेली आप देखेंगे नया नया कोई डेटा सेंटर बन रहा है। और डेटा सेंटर में क्या होता है कि कोई आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको कोई ज़्यादा पार्किंग नहीं रखनी है, ज़्यादा कुछ लोगों की फैसिलिटीज़ नहीं देनी है, कोई कैफेटेरिया नहीं रखना, कैंटीन नहीं रखना है। आपको क्या लगता है कि पावर लगता है, पावर बैकअप लगता है, और कनेक्टिविटी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है फॉर कनेक्टिविटी। ये सो डेटा सेंटर्स कहाँ आ रहे हैं, उसकी क्या इम्पैक्ट है, और एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप उनके लिए जगह भी देख सकते हैं और उनको जगह भी दे सकते हैं। ओके सर, एक पर्सनल सवाल। आप यानी इंडस्ट्री में इतने सालों से है, और एक चीज़ मेरे इसमें आ रही थी कि आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसा बैलेंस करते? बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। हर एक हमारे फील्ड में ऐसे होता है कि हमको कभी रात को देर तक काम करना पड़ता है, कोई उसके बाद सीपी इवेंट्स होते हैं, हम वो भी अटेंड करते हैं। तो निगलेक्ट टू द फैमिली नहीं करना चाहिए। तो कभी जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस के लिए हो या कोई किसी के मीटिंग्स के लिए हो, क्लाइंट के लिए, तो जहाँ तक लेके जा सकते हैं, कीप योर वाइफ अलॉन्ग विथ यू, बिकॉज वैसे भी हम लोग 4 और 5 स्टार होटल में रहते ही, तो अपना 4 घंटा मीटिंग करो, वापस आने के बाद वापस आप वाइफ के साथ कहीं वो शहर में घूमो। और जितने शहरों में आप जाएंगे ना, आपकी और नॉलेज बढ़ जाएंगी। बिकॉज जो चीज़ इंदौर में चलती है ना, वो हम पूना में बहुत कम लोग लाते हैं, या जो चीज़ कोई और सिटी में चलती है, इंडिया में दिल्ली में चलती है, वो हम पूना में कम लाते हैं। तो हमको अलग अलग सिटीज़ के जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हमारे इक्विवेलेंट हो, वहाँ पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम कोयम्बतूर में अपने सेशन में आए थे, हम कोयम्बतूर से बहुत सारी सीख लेके गए। किसी को लगा, मैं तो 2 मिनट थे, मतलब ये क्लास, ये सिटी तो ए और बी में आए ही नहीं, तो मैं इधर क्यों जाऊँ। लेकिन वहाँ पे से कुछ सीखने को, मतलब जो मैं शायद सारे इंडिया के, वर्ल्ड के सारी सिटीज़ में घूम के भी मुझे नहीं मिला, वो वहाँ पे मिला। तो सारी जगह पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई हमारी जो सोच होती है वो उसी तरफ होनी चाहिए कि यहाँ से हम क्या नई चीज़ लेके जाए। और अगर हम उस नज़रिए से हर बार देखते हैं तो हमको हर बार एक नई चीज़ दिखेगी। नहीं, ये बात सही बोली आपने सर कि पर मुझे ये जानना है कि आप प्रॉप के फाउंडर मेंबर थे, तो रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज करने के लिए एसोसिएशंस चाहिए तो ज़रूरी चीज़ है, पर बैक ऑफ द माइंड आपके क्या था कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं? देखो, आज हम जिस स्पेस में हैं, हम रियलिटी कंसल्टेंट्स हैं, हम लोग उसको ब्रोकर्स बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं, या रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स या चैनल पार्टनर्स, ये राइट वर्ड है। तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हम अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ JLL जैसे कंपनी थे, CBRE जैसे कंपनी थे, जिनकी तादाद आज 800,000 लोगों की एम्प्लॉयज़ की है, और उनकी ग्लोबल ऑफिस थे। उनका जो टर्नओवर है या उनका जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है कुछ $1 बिलियन में। तो एक $1 बिलियन आपको मालूम है 8,000 करोड़ के आसपास है। तो काफ़ी $1 बिलियन उनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है। आज हमारे पास उतना, सबके पास भी उतना मिलके नहीं होता है,
बट इसलिए हमको एक साथ आके काम करना बहुत ज़रूरी है, तो दैट हम जो काम कर रहे हैं, हम जब एक साथ आते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। साउथ कोरिया ऐसे देश था जो अमेरिकन और जापानीज प्रोडक्ट बहुत फेमस थे, साउथ कोरियन प्रोडक्ट कोई नहीं ले रहा था, अदर देन नेल कटर देन ऑल छोटी छोटी चीज़। लेकिन जब साउथ कोरिया ने कोलैबोरेट करने को चालू किया, आज हमारे लिए दो कॉम्पिटिटर थे, सैमसंग और एलजी। उनके लिए कॉम्पिटिटर नहीं है, काफ़ी सैमसंग के इक्विपमेंट एलजी बनाता है, काफ़ी एलजी के इक्विपमेंट सैमसंग बनाता है। अच्छा, ये सिर्फ साउथ कोरिया के लिए लिमिटेड नहीं है, आज ये जापान के लिए भी है। अगर आप देखेंगे जो इंजन्स है, काफ़ी इंजन्स सुजुकी बनाता है, मारुति सुजुकी बनाता है और वो टाटा को देता है, कुछ महिंद्रा बनाता है, कोई और कंपनी को देता है। तो इनमें आपस में इतनी कोलैबोरेशन होती है ना इंडस्ट्री में, हम में उतनी कोलैबोरेशन थी नहीं अभी तक। तो हम जब एक प्लेटफॉर्म में आते तो हम जब कोलैबोरेशन करते, हम एक अलग लेवल तक जा सकते हैं ऊपर, और हमको एक अलग रिस्पेक्ट भी मिलेगा और हमको एक अलग सक्सेस भी मिलेगा। ये दोनों भी उसमें है। सही बात बताई सर आपने। सर मुझे ये जानना है कि जो नए रियल एस्टेट ब्रोकर है, उन्होंने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए? क्योंकि आपने इतने साल बड़े बड़े कंपनीज में निकाला है, बहुत सारे बोर्ड मीटिंग्स आपने देखे, बहुत सारे डिसीजन मेकर्स के साथ में आप थे और बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में भी आप थे। आज के जो इंडस्ट्री का जो सबसे मेन इशू है कि आइडेंटिफाई कैसा करना चाहिए क्लाइंट को, तो इसके बारे में आप कुछ रियल एस्टेट ब्रोकर्स को कुछ टिप दे पाएंगे? देखो क्या होता है, हम लोगों की ज़रूरत हम समझ में आए। अभी डिसीजन मेकर जो होता है, मैं अभी आता हूँ डायरेक्टली जो फ्लैट्स बेचते हैं, प्राइमरी सेल्स बोलो या सेकेंडरी सेल्स में जो फ्लैट्स बेचते हैं या फ्लैट लीज पे भी देते हो, तो हमको आदमी का ज़रूरतें बहुत कहाँ से आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिसीजन मेकर जो होता है घर में, फैमिली में, तो आदमी नहीं होता है, उसकी वाइफ होती है, वो तो काफ़ी बार होती है। बट काफ़ी बार जो पर्सन भी नहीं होता है, उसकी वाइफ भी नहीं होती है, बट बेटा होता है डिसीजन मेकर। काफ़ी बार ये तीनों भी नहीं होते हैं, उनके मम्मी या डैडी होते हैं, क्योंकि उनके डैडी का डायलिसिस है, तो उनको हॉस्पिटल कहाँ नज़दीक है, या उनकी एक एज के बाद हॉस्पिटल नज़दीक होना बहुत ज़रूरी होता है, या कोई जिम में ज़्यादा इंथुसियास्ट है तो जिम नज़दीक है क्या, वेल नोन जिम नज़दीक है क्या। तो ये हमको पूरा फैमिली स्ट्रक्चर समझ के उनके सारे जो नीड्स है, वो कौन सी एरिया में बेस्ट सफाई हो सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और उसमें से जो मेरा जहाँ तक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की स्कूल कितनी दूर हो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ तक मेरा है। बट आप उसमें स्टडी ज़्यादा, आपको एकदम डीप डाइविंग डीप स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि हम आए, कोई आए तो चलो गए दिखाने को, हमको उनका पूरा फैब्रिक मालूम चाहिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं, और उसके बाद हम उनको दिखाना। यहाँ तक कि अगर हम कोई डेवलपर के फ्लैट बेच रहे हो तो हमको फ्लैट की साइजेस भी बाय हार्ट करनी चाहिए लिटरली, और फ्लोर वाइज क्या व्यू आना चाहिए, आगे से, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, हमको मालूम चाहिए, विंड डायरेक्शन या और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हर चीज़ का जितना हम डिटेल स्टडी करेंगे वो हमको पे ही करेगा। कॉस्ट में कुछ नहीं करता है बट पे बहुत करता है, गारंटेड। तो हमको नीड वांट इसको मैच करते ही क्लाइंट अपने आप ही रेफरेंस देंगे, मुझे आपके साथ ही करना है। तो यू हैव टू ओनली टेक केयर ऑफ द क्लाइंट, एक्विजिशन ऑफ द क्लाइंट इज फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स कैन फॉलो। सही। सर मुझे एक्चुअली ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में काम किया है, जैसे कि बहुत सारे फॉरेन कंपनीज के साथ में काम किया है। वो रियल एस्टेट एजेंट्स को किस नज़रिए से देखते हैं? उनके बैक ऑफ द माइंड या फिर उनका जब ट्रांजेक्शन के पहले वो उनके बिलीव सिस्टम क्या रहती है रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। अभी मैं तो हट के बात करूंगा, इवन मैं रियल एस्टेट कंपनीज की भी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं असेंडास या जो सिंगापुर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज है, या प्लैनेट जो इटालियन बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्टली बात करूँगा जो नॉन रियल एस्टेट से लिंक्ड है। मर्सिडीज बेंज, आज हम सबको मालूम है मर्सिडीज बेंज कार क्या होती है। मर्सिडीज बेंज को जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो कोई भी सिटी चुन सकते थे। वो मिडल ईस्ट की दुबई चुन सकते थे, उन्होंने इंडिया को चुना। और उन्होंने ये जब चीज़ें चुनते हैं, उनको जो एडवाइजर्स होते हैं, ये BCG, मैकेंजी, बेन और अदर और इक्विवेलेंट एडवाइजर्स होते हैं, उनके एडवाइस से चलते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि आपको अगर रिकॉर्ड बनाने का है ना, तो आप महाराष्ट्र बेस्ड एजेंट को
आप पकड़ो, रियल एस्टेट एजेंट को। रियल एस्टेट एजेंट, गुड क्वेश्चन, को पकड़ो, वही आपका रिकॉर्ड बना के देगा। और ये आज की बात नहीं, 15 साल पहले की बात है। और उसने वो रिकॉर्ड बनाया अभी नाम नहीं ले सकता, इट्स नॉट किसी का नाम लेना, लेकिन उसने वो रिकॉर्ड भी बनाया। और वो रिकॉर्ड कौन सी सिटी में, शहर में बनाया, तो औरंगाबाद जैसे शहर में। ओके, ग्लोबल रिकॉर्ड। तो एक्चुअली क्या रिकॉर्ड था सर वो? एक दिन में 169 कार्स का सेल। ओके, मर्सिडीज के। तो वो एक और रियल सेल, एक रियल एस्टेट एजेंट ने वो एग्जीक्यूट करवाया उसका पूरा रिलेशन, बॉन्डिंग और इसकी वजह से। करेक्ट, उसने खुद के, क्या उसने, हाँ। तो ये जब हमको ये मालूम नहीं कि हम में इतनी कैपेबिलिटी, लेकिन जो बड़े कंसल्टेंट है ग्लोबल, उन्होंने मर्सिडीज जैसे कंपनी को एडवाइस किया, और जो एडवाइस पे वो चली भी उन्होंने कर भी दिया, और वो रिकॉर्ड हो भी गया, और एग्जीक्यूट भी हो गए। वो ये नहीं कि वो थियरी में रहेगा, वो एग्जीक्यूट हो गया एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिकॉर्ड ऑफ सिंगल डे सेल ऑफ मर्सिडीज बेंज। और उसके बाद जब BMW ने उसी रिकॉर्ड को, वही एजेंट ने वापस वही रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, यानी जो मर्सिडीज के साथ में जो रिकॉर्ड था वो भी रियल एस्टेट एजेंट नहीं तोड़ा, BMW के साथ। अच्छा, और वो भी औरंगाबाद में। अच्छा, एक ही सिटी में। अभी औरंगाबाद सिटी बोला तो मैं शायद अभी, अगर मेरे सुनने वाले बाहर पूरे भारत के हो तो सोचेंगे यार हमको मालूम नहीं था औरंगाबाद में इतना कुछ होता है, लेकिन रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। सर मुझे एक्चुअली आप ये बताइए कि आप पर्सनली अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं आप, यानी आपका नजरिया क्या है अपॉर्चुनिटी के ऊपर? देखो, जब फिएट कंपनी को अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पुणे में चालू करना था, तो उनकी एक समस्या थी कि उनको कोई भी बिल्डर 20,000 फुट को 20 के ऊपर पार्किंग नहीं दे रहा था। और मेरे पास जो भी, लकीली बोलो या इंटेंशनली, मैंने उनको 100 कार पार्क दिए 20,000 फुट को। जब से जो उनकी एग्नेलिया फैमिली तक ये न्यूज़ गई कि ये डेवलपर ने उनको दिया है, तो कहीं ना कहीं इटली के जो उनके जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है अलग अलग कंपनी से, हमको कंपनी का इमेज ही अलग हो गया। ये कंपनी कितनी अच्छी है कि इन्होंने ये किया। तो कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प करो, उसे तुम्हारा नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। अगर तुम कर सकते तो, नहीं कर सकते तो अलग बात है, कमिटमेंट मत करो, बट आप जाओ, उसकी बहुत गुना कीमत तुमको मिलेगी। ये मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये देख लिया है। क्या बात है सर, आपके इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं डेवलपर्स के साथ, तो और वो भी लैंड के ट्रांजेक्शन आप करते, तो आप वो लैंड ट्रांजेक्शन को किस नज़रिए से देखा जाता है आज के टाइम में? पहले कुछ अलग नज़रिए से देखा जाता है, आज क्योंकि ओवर ट्रेडिंग होती थी, ये सब चीज़ें होती थी कि ओवर लैंड परचेस लेके रखिए, पर आज वो डेवलपर जब देखते हैं तो डेवलपर लैंड को किस नज़रिए से देखते हैं, या फिर आप क्या कंसल्ट करते हैं डेवलपर को कि किस नज़रिए से आज लैंड के पास देखा जाए? देखो, एक वक्त ऐसा था जब IPOs आए थे कंपनी के, कि जिसके पास सबसे बड़ी ज़मीन हो, लैंड बैंक जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा डेवलपर। लेकिन आज वो नहीं रहा। लैंड आज एक सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के तौर पे देखना चाहिए। लैंड कोई असेट नहीं है आज। तो काफ़ी लोग जो लैंड को असेट समझ के असेट ही समझते रहे, तो आप अगर बैंकरप्ट बिल्डर्स की हिस्ट्री देखेंगे, जो कहीं भी हो, तो सबसे बड़ी लैंड बैंक उनके पास थी, वही बैंकरप्ट हो गए, बिकॉज उतना मैनेज नहीं कर पाते। मैं बोला, वैसे आप सीमेंट जितना लगता है उतना लाते हैं, स्टील भी जितना लगता है उतना ही लाते हैं, एक आध दूसरा दिन आगे पीछे। तो लैंड भी आपको उतनी लेनी चाहिए जहाँ पे आप डेवलप इमीडिएट करने वाले। ये नहीं कि आप लैंड बैंक बड़ा लेके रखो और कुछ डेवलपमेंट करो, बिकॉज उसका तो इंटरेस्ट का ये आपको बढ़ते रहेगा। और फंड भी नहीं आपको ऐसे पैसे, फंड भी डे टू डे पूछेगा। ये नहीं कि फंड का ऑप्शन है उसमें कि फंड को लाके 3 साल तक कुछ मत परफॉर्म करो। फंड तो उल्टा आवरली भी पूछेगा आपको, बिकॉज उनके पास तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये मेरा ये है कि जितनी लगती है उतनी डेवलपर ने लैंड लेनी चाहिए और उसको डेवलप करने को चाहिए। नहीं, ये नज़रिया बहुत सही है सर। आज के डेवलपर्स को ये नज़रिए से एक्चुअली लैंड कैसे देखना चाहिए, क्योंकि हम भी जो बड़े बड़े अभी जितने भी डेवलपर्स आज ये इंडस्ट्री में आ रहे, जो नए नए बाकी के भी इंडस्ट्रीज से आज डेवलपमेंट में आ रहे, जैसे गोदरेज है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है कि जो आज रियल एस्टेट में है, तो ये भी जितना चाहिए उतना ही लैंड पार्सल लेते हैं और उतना ही पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं। नहीं, ये सही चीज़ बताई आपने सर। सर मुझे एक फाइनली आप एक सक्सेस स्टोरी बताइए आपकी, कि जहाँ पे यानी नहीं क्या वो डील ऐसी क्रैक हुई कि जहाँ पे आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और कुछ ऐसा सडन कुछ चीज़ हो गई जिसके वजह से वो डील आपकी पूरी सक्सेस स्टोरी में बदल गई।
ये हमारे और 2 NAR के फाउंडर मेंबर थे, किशन भाई और उदय जी। तो जब फिनिक्स मार्केट सिटी का डील हमको करना था, तो मेरे पास जो ज़मीन था वो अंदर था, करीबन 1 किलोमीटर रोड से अंदर था। तो हमको बोला कि, और दूसरे जो ऑप्शन थे वो रोड पे थे, तो हमको लगा हमारा कोई स्कोप ही नहीं है। बट तभी एक रूल आया था गवर्नमेंट का, जहाँ पे बार्स और रेस्टोरेंट्स विद बार्स उनको परमिशन नहीं थी, जहाँ पे हाईवे के पास है, जो 1 किलोमीटर के 500 मीटर का कुछ था वो ना, 500 मीटर है वो जो। हाँ। तो उनको ही परमिशन थी, और मेरी जो लैंड थी वो अंदर थी, तो इसलिए मेरी लैंड उन्होंने ले ली और डील रजिस्टर हो गया। जिस दिन डील रजिस्टर हो गया शाम को 4 बजे, दूसरे दिन सुबह ही पेपर में आ गया कि ये रूल निकल गया। लेकिन तब तक डील रजिस्टर हो चुका था और हमको हमारा ब्रोकरेज भी मिल गया था। तो सुबह 6 बजे पेपर में आया, 6 के न्यूज़पेपर में देखा, लेकिन 10 बजे तक हमारी ब्रोकरेज आई, तो हमको उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्लाइंट को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज क्लाइंट भी अभी मॉल काफ़ी सक्सेसफुल है वो, और इट्स सक्सेस, पिंपरी चिंचवड सक्सेस हो रही है वो। सही सर, आज बहुत सारी चीजें आपसे जानने मिली, बहुत सारी चीजें आज हमको सीखने मिली, बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो कभी एक्सप्लोर भी नहीं किया था, फंड्स के बारे में वगैरह, उसके आपने कुछ डिटेल्स बताए। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर कमिंग फॉर आवर पॉडकास्ट सर। और भी कुछ सवाल आते हैं हमारे पास आपसे रिलेटेड, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर जो है वो पूछते हैं कि सतीश सर को ये सवाल पूछना है वगैरह, तो डेफिनेटली आगे हमको और एक एपिसोड करना पड़ेगा। एनी टाइम एनी क्वेश्चंस आर देयर, you can just pass on to me. I'm more than able to mentor anybody, to guide anybody, to advise anybody at any given time. थैंक्स सर। एक्चुअली आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो आप डाउन टू अर्थ इतने ना, आप इतने साल से हम एक साथ में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक में को जानते हैं, पर आपका जो बिलीव सिस्टम भी है और आप जो डाउन टू अर्थ है ना सर, ये डेफिनेटली बहुत अलग चीज़ है। थैंक्स सर कभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।